नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस की दिल दहलाने वाली वारदात के बाद डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुविधाएं करने को लेकर केंद्र और ममता सरकार से सवाल किए। कोर्ट ने एक नेशनल प्रोटोकॉल डेवलप करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट का आदेश दिए गए हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की सुरक्षा पर क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। कोलकाता कांड से हिंदुस्तान में नाराजगी है, सियासत भी लगातार हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर 2 टूक कह दिया कि कामकाजी महिलाओं, डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा का खतरा बढ़ गया है। सीजेआई ने, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहा है कि महिला डॉक्टरों की रक्षा करना राष्ट्र हित का मामला है। समानता का अधिकार इससे कम अपेक्षा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर चीजें बदलने के लिए देश एक और रेप की वारदात का इंतजार नहीं कर सकता और वक्त रहते इस पर कड़ी कार्रवाई से काम नहीं हुआ तो देश के लिए महापाप नासूर बन जाएगा। सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसके अलावा क्या क्यों कुछ कहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान की बेटी के साथ महाराष्ट्र के ठाणे में जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, तार-तार करने वाला है। 2 मासूम बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, ठाणे का बदलापुर उबला हुआ है, उबाल पर है। हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बच्चियों से यौन दुर्व्यवहार की जो वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही, उसके बाद आरोपियों की फांसी की मांग भी तेज हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल को बंद कर दिया गया है और इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का क्या होगा, ये सवाल उठ रहा है। अगर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, मार्केट में ऐसी घटनाएं आम होंगी तो हिंदुस्तान की बेटियां कहां जाएंगी, कैसे अपने को बेटियां महफूज समझेंगी? ये दर्द हर किसी के मां बाप के जहन में है, ये दर्द हर किसी बेटी के जहन में है। आखिर कैसे, ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कोलकाता कांड की सुनवाई की। इस मामले में देरी, लापरवाही, कवर अप पर जमकर फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में डॉक्टर शामिल होंगे
जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से कोर्ट को अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सख्त टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में देश को झकझोर कर रख दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स के गठन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इस टीम में कौन कौन है। जरा समझिए। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं नौसेना डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवासन एम्स दिल्ली के निर्देशक हैं, न्यायमूर्ति NIMH ANS बेंगलुरु से ताल्लुक है, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी एम्स जोधपुर से इनका ताल्लुक है, डॉक्टर सौमित रावत सदस्य गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, कुलपति डॉक्टर पल्लवी सैपले JJ ग्रुप अस्पताल, डॉक्टर पदम श्रीवास्तव चेयरपर्सन न्यूरोलॉजी पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम। ये पूरी कमेटी है, टास्क फोर्स है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो अतिरिक्त सदस्य होंगे उसमें कौन कौन शामिल है। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष, ये भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कोलकाता के RG हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई गाइडलाइंस जारी की। पुलिस ने कार्यशैली को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सुबह की घटना को रात में क्यों दर्ज किया गया, और इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील ने क्या कहना था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवा रहा हूं। Mentioned that it is a very big issue. We cannot wait for one more rape case to happen. And this issue led him to even direct establishment of a national task force, which will be a protocol, which will lead to a mandate of protocol for the safety and security of doctors. The Chief Justice mentioned that, if whether it's women or men, especially women, because, such a disastrous incident has just happened. He said if there are no equal opportunities of work in the workplace, if they are not feeling safe and secure. अभी की सुनवाई में इन्होंने मामला पहले तो CBI से रिपोर्ट मांगा, और मीनवाइल इन्होंने नेशनल टास्क फोर्स जो है बनाने का ऑर्डर किया है, जिसमें कई सारे, और साथ ही साथ उसमें जो है सारे मेडिकल एसोसिएशन जितने हैं उससे उन्होंने सजेशंस मांगे कि जो है क्या बोलते हैं, आप सजेशंस दें कि कैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उस मेडिकल 10 मेंबर्स का जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर किया है उन्होंने, और नेक्स्ट हियरिंग जो है थर्सडे के लिए रखा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ने यह साफ कह दिया है कि टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और दूसरे संबंधित मामलों पर विचार करेगी। इसका काम लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टर, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों पर रिपोर्ट क्या होगी, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है। हथियारों को एंट्री रोकने के लिए पैकेज स्क्रीनिंग की जरूरत पर निगरानी होगी। अगर कोई शख्स मरीज नहीं है तो उसे एक सीमा में ज्यादा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा डॉक्टरों के लिए, रेस्ट रूम नर्सों के लिए अलग स्थान होना चाहिए। ऐसे स्थानों में बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान होनी चाहिए। हॉस्पिटल में सभी जगहों पर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। CCTV कैमरेज होने चाहिए। मेडिकल स्टाफ के लिए रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गाड़ी का इंतजाम होना चाहिए। दुख और मुश्किल से निपटने के लिए कार्यशालाओं पर भी आयोजन होना चाहिए। संस्थागत सुरक्षा उपायों पर तिमाही ऑडिट होनी चाहिए। आने वाले लोगों पर पुलिस बल की स्थापना होनी चाहिए। ये तमाम तरह की बात कही है।
पोष अधिनियम चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, इसलिए आईसीसी का गठन किया जाना चाहिए। मेडिकल हेल्प की इमरजेंसी हालात के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाने चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने खूब जमकर सुनाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच के सामने ममता सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सामने सवालों की बौछार हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में पूछा कि बॉडी आधी रात को 8 बजे के आसपास पेरेंट्स को क्यों दी गई। उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हैरानी की बात यह कि ज्यादातर सवालों को लेकर कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी को अस्पताल में तोड़फोड़ के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक मामला नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टर नर्स की सेफ्टी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना दिखाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें बड़ी बात है। 9 तारीख को रेप और मर्डर हुआ था। इस क्राइम ने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया, प्राइवेसी डिग्निटी को तार-तार कर दिया, पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया, पेरेंट्स को आत्महत्या करने की बात कही गई। बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कई लोग अस्पताल में घुस गए, जमकर तोड़फोड़ हुई। 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल हुई। ममता सरकार ने सुनिश्चित किया कि लॉ एंड ऑर्डर हो। पश्चिम बंगाल सरकार तोड़फोड़ रोकने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर की सेफ्टी का सवाल उठा, मेडिकल पेशेवर टारगेट किया गया। मई 2024 को रिलेटिव ने लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टर पर अटैक किया और बिहार में घटना हुई, हैदराबाद में घटना हुई, एक के बाद एक कई घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल में। नर्स डॉक्टर की सेफ्टी सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है। महिला सेक्सुअल वायलेंस की शिकायत हुई है। इससे सुप्रीम कोर्ट परेशान है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। संस्थान केस के अरुणा केस का एक उदाहरण है। सेक्सुअल वायलेंस गंभीर चिंता का विषय, सेफ्टी की चिंता सभी मेडिकल कॉलेज की पेशेवर चिंता है। सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं बल्कि देश हित में सभी मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी सुनिश्चित करने की बात हुई है। संविधान के समानता की बात करता है। कई स्टेट में हेल्थ केयर सेफ्टी के लिए कानून बना रखे हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स को खतरे में छोड़ दिया गया है। जहां काम करते और जहां रहते हैं वहां बहुत खराब हालात है। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, सीसीटीवी कैमरास नहीं, पेशेंट और अटेंडेंट कहीं भी चले जाते हैं। मेडिकल स्टाफ के लिए सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच ने कोलकाता पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी। बेंच ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से भी सवाल पूछे हैं। चीफ जस्टिस के बंगाल सरकार के जो सवाल हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। क्या पेरेंट्स को लड़की को 4 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया? क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया? कॉलेज के प्रिंसिपल उस वक्त क्या कर रहे थे? एक्शन क्यों नहीं लिया?
आरजी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ पर पूछा कि कोलकाता पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया, मोव को अंदर आने कैसे दिया, प्रिंसिपल के इस्तीफा देने पर क्या उन्हें कहीं और नियुक्त किया गया, किसकी शिकायत पर कितने बजे केस दर्ज हुआ। पिता की शिकायत पर 11:45 पर अगले दिन केस दर्ज हुआ और 11:45 पर रात में केस दर्ज हुआ। इससे पहले शाम को बॉडी दी गई। बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को सौंप दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज हुआ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से भी कई सवाल पूछे। देश के अंदर अस्पतालों में सुरक्षा से लेकर कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। वो सवाल क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अस्पतालों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है, रेस्ट हाउस की तादाद कितनी है, ऐसे कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मरीजों की समस्या के समाधान का परीक्षण है, दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकियां हैं, क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं। इन सब के बीच बंगाल के गवर्नर ने पीड़ित के परिवार से फोन पर बातचीत की और परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल मामले को लेकर हिंदुस्तान के अंदर काफी ज्यादा सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रही है। पश्चिम बंगाल ने जो नेता प्रतिपक्ष है शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ममता सरकार के गुंडे लगातार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने भी बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने पश्चिम बंगाल सरकार की कथनी और करनी को उजागर कर दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शुवेंदु अधिकारी को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार आरजीआर का जैसे हादसा ना होए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा तरीके से सोच के इंटरिम ऑर्डर उन्होंने इशू किया। लेकिन साथ साथ हम लोग का ये भी उम्मीद है अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो 9 तारीख का हादसा हुआ है और जो 14 को टीएमसी के द्वारा गुंडा को द्वारा आरजी कोर में मिडनाइट में तोड़फोड़ करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और जो हमारा पीसफुल एजिटेटर था स्टूडेंट्स लोग मेडिकल स्टूडेंट उनके ऊपर हमला और पुलिस के ऊपर हमला, ये सब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। एक सरकारी हॉस्पिटल में इस प्रकार की इनएडिक्वेसी ये सरकार की नाकामी को प्रमाण करती है। कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दिया है। उसके अलावा जिस प्रकार की इनसेंसिटिविटी ममता जी की सरकार ने इस घटना को हैंडल करते हुए दिखाए, ये कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्रजातंत्र में इस प्रकार की सत्ता की अहंकार ये भी नहीं चलनी चाहिए। इस प्रकार के विषय में भी कोर्ट की टिप्पणी आई है। मैं आज कोर्ट की टिप्पणी को स्वागत करता हूं और कम से कम सत्ता में यहाँ की स्थानीय सरकार की दायित्व में रहने वाले लोगों को होश आए, वो लोग अपने दायित्व निभाए, यही उनसे अपेक्षा करता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ममता सरकार पर लगातार होते हमले को लेकर टीएमसी ने पलटवार करने लगी। टीएमसी के नेता
कुणाल घोष ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सरकार निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुणाल ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी सुनाना चाहता हूं। যেটা মুখ্যমন্ত্রী বারবার অনুরোধ করেছিলেন, আজ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আমরা আবারও বলছি, যারা কর্মবিরতি করছেন, রোগীদের হয়রান, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর খবরও এসেছে, দয়া করে সুপ্রিম কোর্টের এই বক্তব্যকেও আপনারা মান্যতা দিন, সম্মান দিন, গুরুত্ব দিন। বাকি প্রক্রিয়া চলছে এবং চলবে, ফলে দয়া করে চিকিৎসকরা কাজে যোগদান করুন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাটা আবার সচল করা হোক। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच थाने के बदलापुर में 2-4 साल की बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की वारदात सामने आई है। शर्मसार कर देने वाली हैवानियत के सामने आने के बाद इलाके के लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन की पट्टियों को जाम कर दिया। लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्ची ने अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की। बाद में उसने अपने माता पिता को बताया कि वो तकलीफ से गुजर रही। तभी आरोपी ने उसको टच किया। माता पिता ने फिर स्थानीय डॉक्टर से उसकी जांच करवाई तो पता चला कि मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता को लेते हुए आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने उसे अरेस्ट करके कोर्ट में 21 अगस्त तक के लिए पुलिस रिपोर्ट में लिया है। इस पूरे वाकये के बाद से स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को सस्पेंड भी कर दिया है। मैनेजमेंट की तरफ से माफी मांगी गई है। स्कूल प्रशासन ने जिम्मेदार हाउसकीपिंग फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। स्कूल के अधिकारियों ने कहा है कि घटना के मद्देनजर स्कूल परिसर में और चौकसी बढ़ा दी जाएगी। वहीं सरकार ने मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी के गठन के बाद राज्य में सियासत जारी है। प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। यह गुस्सा लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में भी देखा जा रहा है। ऐसे में कोलकाता से लेकर बदलापुर तक हैवानियत हुई है, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हैं, गुस्से में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बेटियां सुरक्षित कहां हैं? बेटियों की सेफ्टी को लेकर सरकारें क्या कर रही हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई, उसके बाद से बदलापुर में जो घटना हुई है, उत्तराखंड में भी एक ऐसी वारदात देखने को मिली। अलग अलग शहरों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की बेटियां महफूज नहीं हैं, हिंदुस्तान की बेटियां सेफ नहीं हैं। लेकिन राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बेटियों के लिए क्या कदम उठा रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में, साफ शब्दों में, साफ अल्फाजों में कह दिया है कि राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार भी महिलाओं को लेकर खासतौर से सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान रखें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।